जुले जेके 24/7 में आप सबका फिर से एक बात स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात एक बड़े शख्सियत से कराएंगे जिनका कंट्रीब्यूशन है लद्दाख में, पूरे देश में पता है कि उन्होंने कितना काम किया है और उनके जो कंट्रीब्यूशन है वो आने वाले 10 जनरेशन 20 जनरेशन आगे के कितने ही जनरेशन जो है इनके कंट्रीब्यूशन को भूल ही नहीं पाएंगे। जिस तरह से उन्होंने काम किया है लद्दाख के लिए, और वो कोई नहीं, श्री थुप्तान सेवांग जी हैं। अभी वो एलबीए प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली इलेक्टेड हुए हैं, तो आइए उनका वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो से जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे सर, हम आपके जो करियर, जो शुरू के करियर्स कैसे रहे, जिस तरह से आपने सोचा कि लद्दाख के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो वो दौर कैसा रहा आपका? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने ये मौका दिया गुलिस्तान न्यूज़ चैनल के सभी देखने वालों से मेरे एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करने का। जैसा आपको मालूम होगा शायद, मैं शेगांव के लोनपा फैमिली में मेरा जन्म हुआ था 1947 में, और मेरा प्राथमिक शिक्षा जो है, प्राइमरी एजुकेशन है, मेरा प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल शे में ही हुआ था। उसके बाद मेरे मामा जी परम आदरणीय कुशोक बकुला जी, उन्होंने मुझे फर्दर एजुकेशन के लिए उन्होंने अपने साथ मुझे श्रीनगर, जबकि वो मिनिस्टर के तौर पे वहाँ पर काम कर रहे थे, तो मुझे उनके साथ वहाँ जाने का मौका मिला। और श्रीनगर में पहले रेनावारी डीएवी स्कूल में कुछ अरसे तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद टेंडल बिस्को मेमोरियल श्रीनगर में मेरी पढ़ाई हुई, और साथ ही साथ जम्मू में मॉडल एकेडमी में मेरा हुआ था। तकरीबन 8वीं जमात पास करने के बाद लद्दाख से हिज होलिनेस कुशोक बकुला रिम्पोछे ने लद्दाख से चुने हुए कुछ स्टूडेंट्स को सारनाथ वाराणसी में शिक्षा के लिए जाने का उन्होंने फैसला किया, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप पे तकरीबन हम 10-15 बच्चे थे लद्दाख के, तो उनको महाबोधि इंटरमीडिएट कॉलेज उस वक़्त कहा जाता था, इंटरमीडिएट सिस्टम होता था, तो सारनाथ में मेरा दाखिला हुआ। तो वहाँ से उत्तर प्रदेश बोर्ड से मेट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद मुझे दोबारा दिल्ली आने का मौका मिला। तो दिल्ली में मैंने हायर सेकेंडरी का जो एजुकेशन था वो लद्दाख बुद्धिस्ट विहार में रहते हुए पास में वहाँ पर एक मिशन स्कूल था, उसमें मैंने हायर सेकेंडरी की एजुकेशन किया। और उसके बाद सन 64 में मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजास कॉलेज में दाखिला मिला, वहाँ पर मैंने ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद 3 साल लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी मैंने एलएलबी का डिग्री हासिल किया। ये है मेरा जो एजुकेशन का बैकग्राउंड है, मैं ये रहा जी। काले, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से आपको एक लद्दाख के लिए कंट्रीब्यूट करना, कहीं ना कहीं जो है लद्दाख एक बैकवर्ड एरिया में कंसिडर किया जाता था पहले, और तो आपको कैसा लगा, कि क्यों लगा कि लद्दाख के लिए आप कुछ करना चाहेंगे? कैसा ये आप में एक भावना जो आई है, वो किस टाइम पे था और कैसा था, उस वक्त का दौर कैसा था, वो जानना चाहेंगे। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा एक पॉलिटिकल माहौल में मेरा पालन पोषण हुआ, तो बकुला रिम्पोछे जी के साथ रहते हुए पूरा उनके जो काम करने का शैली है, वो जिस तरह के काम लद्दाख के बारे में सियासी तौर पे, सामाजिक तौर पे और धार्मिक मजहबी तौर पे जो उनका वहाँ पर कार्यशैली था, उससे जुड़ने का मुझे बचपन से ही मौका मिला। तो लॉ ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने जम्मू में एक वरिष्ठ वहाँ के वकील थे आरपी सेठी, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने, तो उनकी क़यादत में मैंने प्रैक्टिस थोड़ा शुरू किया। लेकिन उसके बाद फिर मुझे लद्दाख आना पड़ा, छुट्टी में आना पड़ा। तो उस दौरान लद्दाख में कुछ माहौल इस तरह का बन गया था कि कश्मीर के साथ रहते हुए लद्दाख के साथ जो नज़रअंदाज किया जा रहा था, लद्दाख को जो हकूक़ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। तो उसके लेके यहाँ पर मैंने देखा माहौल ऐसा था कि कश्मीर के ख़िलाफ़, जैसे कि उससे पहले भी जब मैं पढ़ रहा था उस वक़्त भी बीच बीच में आंदोलन होता रहा कश्मीर के साथ जुड़े रहने में। लद्दाख के लोगों को जो उनका भविष्य है वो उज्जवल नहीं होगा, इसको लेके लद्दाख को कश्मीर से अलग किए जाने की बात चल रहा था। तो उस दौरान जब मैं लद्दाख में आना हुआ, तो मीर कासिम उस वक़्त रियासत के चीफ मिनिस्टर थे, उनका लद्दाख दौरे का एक प्रोग्राम बना था। तो उसमें हम कुछ साथियों ने, जिसमें प्रोमिनेंट वेनरेबल लामा लोब्जांग जी थे, उसके बाद हमारे सिरिंग सम्फिल आप सभी जानते हैं, नुरबु ग्यालसन,
और इस तरह के कई उस समय के जो पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, सोशल वर्क में एक्टिव थे, उनके साथ जुड़ के हम लोगों ने लद्दाख को कश्मीर से अलग करने के मुद्दे को लेकर हमने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है। खलसी लेके ले तक हर गाँव में हमने काला झंडा दिखाकर मीर कासिम गो बैक, वी वांट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन करके एक कमेटी की तश्कील दी, जिसका चेयरमैन मुझे बनाया गया था। तो उसमें मैं शामिल हुआ और उस वक़्त काफ़ी सियासी माहौल गर्म हो गया था। तो नियमों पे वाक़ा पर काफ़ी वहाँ पर पुलिस की तरफ से ज़्यादती की गई थी। तो उसी सिलसिले में मुझे गिरफ़्तार भी किया गया और मुझे उस वक़्त यहाँ पर पुलिस लाइंस में जेल में तकरीबन 20-25 दिन मुझे जेल में रखा गया। उसके बाद कानूनी तौर पर मैंने लेने पर मैं जेल से रिहा हुआ। तो तब से लेके मेरा एक तरह से राजनीतिक एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे लद्दाख को अपना हकूक़ दिलाने के काम में तब से मैं लगा रहा। उस दौरान बीच में मुझे हमारे स्वर्गीय सोरम नूरबू साहब, जब शेख अब्दुल्ला साहब दोबारा कश्मीर के तख्त उन्होंने संभाला, तो सोरम नूरबू जी को लद्दाख की तरफ से नुमाइंदगी के तौर पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल किया गया। तो मुझे नूरबू साहब के साथ काम करने का शरफ हासिल हुआ, उनके पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पे। तो तकरीबन 2-3 अरसा मैं नूरबू साहब के साथ फिर एस पब्लिक रिलेशन ऑफिसर काम करता रहा। उसमें मेरा पूरा फिर लद्दाख के तमाम हिस्सों में जाकर उनके साथ काम करके पब्लिक रिलेशंस के तौर पे फिर किस तरह के वहाँ पर माहौल है, किस तरह से सेक्रेटेरिएट में ये एडमिनिस्ट्रेशन चलता, उसका साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। उसके बाद फिर मैं, हालांकि सभी लोग चाहते थे कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आऊँ, लेकिन मेरा एक्टिव पॉलिटिक्स में ऐसे प्रोफेशन आने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि एक तरह से पॉलिटिक्स से मैं दूर रहना चाहता था। तो फिर उसके चलते मैंने फिर पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ामिनेशन दिया और उसमें कामयाब होने के बाद मुझे ऑल इंडिया रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पे मेरी तैनाती हुई। तो शुरू में मेरा जम्मू में तैनाती हुआ, उसके बाद लद्दाख में हुआ। उसके बाद कुछ अरसे के लिए मैं दिल्ली में भी, आकाशवाणी दिल्ली में स्पोर्ट्स चैनल के इंचार्ज के तौर पे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव काम करता रहा। उस वक्त समय मुझे ये महसूस हुआ कि एक ऑल इंडिया रेडियो के साथ जुड़े रहने से मेरा एक तो लद्दाख के साथ कोई यहाँ पर शरीक नहीं हो पाऊँगा, लद्दाख के लोगों के साथ उनके दुख दर्द में शामिल नहीं हो पाऊँगा, और वैसे भी मेरी तैनाती जब बाहर हुई मैंने महसूस किया मुझे लद्दाख में रहना चाहिए। तो मैंने उस ओहदे से रिज़ाइन दे के फिर मैंने लद्दाख इकोलॉजिकल डेवलपमेंट ग्रुप में, वहाँ मैं शामिल हुआ। एज डायरेक्टर के तौर पे मुझे काम करने का शरफ हुआ। उसमें भी फिर जैसे इकोलॉजिकल डेवलपमेंट ग्रुप का मेन मुद्दा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल लद्दाख के लिए। हेलेना नोरबक होच जो जिन्होंने लद्दाख में बहुत अच्छा काम किया था, उनके साथ जुड़कर लद्दाख इकोलॉजिकल डेवलपमेंट ग्रुप में मैंने तकरीबन 2-3 साल तक वहाँ पर काम किया। और उस दौरान फिर मुझे सन 1988 में शायद है, उस वक़्त लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा था। तो कुछ साथियों ने, जिसमें गवर्नमेंट मुलाजिम जो उस वक़्त के अच्छे मुलाजिम थे, उन सब ने मुझे ये मुझ पर यह जोर लगाया कि मैं लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पे उस ओहदा में मैं रेस में शामिल हो जाऊं। तो रिलक्टेंटली मैंने फिर एक्सेप्ट किया। तो 1988 में फिर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का पहली बार मैं प्रेसिडेंट बना। उसके बाद इसी मुद्दों को लेके लद्दाख को जिस तरह से इग्नोर किया जाता जम्मू कश्मीर के सिस्टम में, तो उसके लेके मैंने गांव-गांव जाके लोगों को मैं एक इस तरह का अवेकनिंग करने के लिए हमने प्रचार करना शुरू किया। और उसी दौरान अनफॉर्चुनेटली लद्दाख में कुछ इस तरह मजहबी जो एक ये था 89 में, ये वो दौर था जबकि शायद जम्मू कश्मीर में उस वक़्त जो 1990 के बाद जो माहौल बना, वहाँ पर जो कश्मीर को आज़ादी को लेकर वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त जन आंदोलन चला, तो उसकी शुरुआत शायद हो चुका था। तो उसी का शायद असर था कि लद्दाख में भी इस तरह का वो करने का कुछ नियत रहा होगा। तो उससे फिर हम बहुत मायूस हुए। तो फिर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पे हमने उसके मुखालिफ करने के लिए फिर हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। और ये तब से लेके 1988-89 में फिर जैसा कि आप जानते हैं कि लद्दाख में एक
बिल्कुल ऐसा माहौल बना जिसमें कि लद्दाख के तमाम हर खित्ते के लोग और हर मज़हब से जुड़े हुए। शुरू में ज़रा इसमें मजहबी ज़रा इसमें ये रहा क्योंकि बहुत उस मुस्लिम के बीच में कुछ दरार आया, लेकिन आगे चल के फिर सबको इकट्ठा करके हर मजहबी रहनुमा, हर समाजी तंजीम और पॉलिटिकल जितने ऑर्गेनाइजेशन है उनको लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के झंडे के तले उसके एजिस में हम लोगों ने फिर बहुत बड़ा हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया और उसके ज़रिए लद्दाख को यूटी का दर्जा दिए जाने की मांग हमने पुरजोर तरीके से उठाया था। जो 1990 के बाद जो माहौल बना वहाँ पर, जो कश्मीर को आज़ादी को लेकर वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त जन आंदोलन चला, तो उसकी शुरुआत शायद हो चुका था, तो उसी का शायद असर था कि लद्दाख में भी इस तरह का वो करने का कुछ नियत रहा होगा। तो उससे फिर हम बहुत मायूस हुए। तो फिर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पे हमने उसके मुखालिफ करने के लिए फिर हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। और ये तब से लेके 1988-89 में फिर जैसा कि आप जानते हैं कि लद्दाख में एक बिल्कुल ऐसा माहौल बना जिसमें कि लद्दाख के तमाम हर खित्ते के लोग और हर मज़हब से जुड़े हुए। शुरू में ज़रा इसमें मजहबी ज़रा इसमें ये रहा क्योंकि बहुत उस मुस्लिम के बीच में कुछ दरार आया, लेकिन आगे चल के फिर सबको इकट्ठा करके हर मजहबी रहनुमा, हर समाजी तंजीम और पॉलिटिकल जितने ऑर्गेनाइजेशन है उनको लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के झंडे के तले उसके एजिस में हम लोगों ने फिर बहुत बड़ा हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया और उसके ज़रिए लद्दाख को यूटी का दर्जा दिए जाने की मांग हमने पुरजोर तरीके से उठाया था। तो उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि हाँ, हमें फिर दोबारा जेल जाना पड़ा और इस बार मेरे ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बहुत संगीन जुर्म लगाकर मुझे श्रीनगर सेंट्रल जेल में रखा गया। तो काफ़ी अरसे तक मुझे जेल में रखा गया, लेकिन बाद में फिर हाई कोर्ट जम्मू की तरफ से मुझे राहत मिली और वहाँ से फिर मुझे रिहा करने के बाद, वो भी एक बहुत बड़ा कहानी है, उसके बाद मुझे दोबारा अरेस्ट करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन मैं किसी तरह भागते हुए लद्दाख पहुंचा और लेह में फिर जीवेछल के मुकाम पर मेरे ख्याल से हमारे इतिहास में ऐसा जो प्रदर्शन कभी नहीं हुआ होगा। लद्दाख के हर कोने से, हर गांव से लोग जुड़ के आके ले चलो आंदोलन का एक हमने प्रोग्राम पहले ही बना लिया था, तो उसके तहत बहुत बड़ा वहाँ पर मजलिस का हुआ जिसमें हिज होलीनेस कुशो बकुला रिम्पोछे की क़यादत में खनपो रिम्पोछे, तोगड़न रिम्पोछे और जो हम इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए मेरे साथी थे सभी, जिसमें कि बहुत सारे अभी कांग्रेस पार्टी में है या किसी और पार्टी में है जिन्होंने इस पूरे संघर्ष में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। तो एक बहुत बड़ा वहाँ पर जलसा हुआ और उसी के नतीजे के तौर पे फिर शायद हुकूमत हिंद और जम्मू कश्मीर को जो हुकूमत है उन्होंने महसूस किया शायद लद्दाख को कुछ ना कुछ इनके लिए करना पड़ेगा, नहीं तो क्योंकि लद्दाख की जो एक स्ट्रेटेजिक महत्ता है उसको देखते हुए नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को भी नुकसान पहुंच सकता है। शायद इस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिर एक हमारी उनकी तरफ से एक ऑफ़र आया कि आपस में बैठ के बातचीत करें। तो शायद 28-29 अक्टूबर 1989 में है। फिर उस वक़्त मरकज़ में कांग्रेस की हुकूमत थी और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो है मिली-जुली सरकार थी। तो फिर उस वक़्त होम मिनिस्टर बूटा सिंह थे। बूटा सिंह ने यहाँ पर लेह में आए। फिर उनकी क़यादत में जम्मू कश्मीर रियासत के 2 मंत्री जिसमें पंडित मंगलराम शर्मा कांग्रेस की तरफ से और मोहम्मद शफी उरी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ले आए और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में जो लद्दाख का जो उस वक़्त एकत्रित एक हमारा ये था ढांचा था, प्लेटफॉर्म था, उनके साथ एक मुआहदा हुआ। उस मुआहदे के तहत उन्होंने फिर लद्दाख को फ़िलहाल के लिए उन्होंने कहा यूटी मुमकिन नहीं है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा जो कि एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन फ़िलहाल के लिए लद्दाख में उन्होंने ये तजवीज़ किया कि गोरखा हिल काउंसिल के दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के तर्ज पे लद्दाख में एक ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाए। तो उसको लेके फिर हम लोगों ने उसमें एग्री किया और फ़िलहाल के लिए हमने जो हमारा संघर्ष था उसको मुलतवी करके, हमने उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं किया, मुलतवी करके फिर हम लोगों ने
सरकार के साथ बैठ के बातचीत का एक दौर शुरू हुआ, 89 में शुरू हुआ, लेकिन इसका कल्मिनेशन जो है 1995 में ही हो पाया, क्योंकि उस दौरान फिर मरकज़ में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। उस दौर एक सियासी तौर पे एक बहुत उस वक़्त संघर्षपूर्ण दौर था। तो उस वजह से ये जो हमारा ऑटोनोमस काउंसिल की स्थापना की जो बात थी वो हो नहीं पाया। जब नरसिम्हा राव जी फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के आए तो उन्होंने उस दौरान फिर इस मुद्दे पर डिटेल में चर्चा हुआ, जिसमें कि लद्दाख के नुमाइंदे और रियासती सरकार और मरकज़ी सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके बीच लंबे दौर की बातचीत के बाद जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल काउंसिल जो अभी कायम हुआ है, तो वो ढांचा हमने उसको कबूल किया और उस पर अमल शुरू हो गया। ये मेरा जो इस दौरान जो सियासी तौर पे कही या सामाजिक तौर पे कही एज एन एक्टिविस्ट लद्दाख के लिए हम सब जितने मेरे साथ साथी थे, हमने मिलकर एक संघर्ष किया था, जिसका नतीजा एक तो ये बरामद हुआ कि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के तौर पर पहली बार लद्दाख में हमें ज़मीनी सतह पर एक लोकतांत्रिक तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का, उसमें हमारी शमूलियत उसको यकीनी बनाया गया। और जैसा कि जानते हैं लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को काफ़ी पावर दिया गया, लेकिन कानून बनाने का हक नहीं दिया गया था। तो ये शॉर्ट कमिंग्स हमें मालूम था कि इसके चलते आगे मुश्किल हो सकती है, लेकिन उस वक़्त की हालात को देखते हुए, क्योंकि 1995 के बाद आपको मालूम है 1996 में फिर जम्मू कश्मीर में लंबे दौर के जो टेररिज्म का ये दौर चला, उसके बाद 1996 में फिर दोबारा इलेक्शन हुआ और असेंबली फिर से कायम हुआ वहाँ पर। तो ये जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल काउंसिल बना या उस दौरान हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा भी मिला, तो इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि कश्मीर में गवर्नर्स रूल था। गवर्नर्स रूल के दौरान, प्रेसिडेंशियल रूल के दौरान मरकज़ी सरकार ने जम्मू और कश्मीर के कानून बनाने का जो हक हासिल था उसको लेकर एक तो पहली बार तो हमें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला, उसके बाद ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो तश्कील दी गई उसके तहत मिला। तो उसके लिए हमें कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, हालांकि हमें मालूम था कि इसमें पूरी तरह से एम्पावर नहीं हुआ और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो उस सरकार के एश्योरेंस पे कि आने वाले वक्त में इस एक्ट को तरमीम करके इसमें अमेंडमेंट ला के और ज़्यादा एम्पावर करेंगे, तो हम लोगों ने उसको कबूल किया। और उसके बाद से फिर ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में पहला जब इलेक्शन हुआ तो उसमें मुझे चेयरमैन कम चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के तौर पर मुझे काम करने का शर्फ हासिल हुआ। हालांकि मैं खुद नहीं आना चाहता था, मैंने बाकी अपने साथियों को ये कहा था उस वक़्त भी कि मैं LBA में रह के लद्दाख की सोसाइटी की खिदमत करूँगा। पॉलिटिकल मुझे कोई एम्बिशन नहीं है, मैं पॉलिटिक्स से दूर रह के शायद लद्दाख के लोगों को ज़्यादा सेवा कर सकूँगा, लेकिन सबके पुरजोर जोर देने पर फिर मुझे ये पहली बार एक्टिव पॉलिटिक्स में आके ये पोजीशन इस पे रहने का मुझे मौका मिला। और तकरीबन 2 टर्म मैंने लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर के तौर पे काम किया। उसके बाद मुझे पार्लियामेंट में जाने का शरफ हासिल हुआ, क्योंकि 2004 में जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा था तो मैं उस वक़्त एक बहुत और सियासी तब्दीली लद्दाख में ये आया था कि जो खामियां हमें दरपेश हुई लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को बनने के बाद, तो उससे हम नाखुश थे। तो लद्दाख में हम लोगों ने एक बार फिर एक नए सियासी दौर का शुरुआत किया, जिसमें कि हमने सब पार्टियों को डिसबैंड करके लद्दाख यूनियन टेरिटरी फ्रंट के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया था। तो उसमें फिर हम लोग यूनियन टेरिटरी फ्रंट के लिए लगातार हम कोशिश करते रहे। तो उस दौरान 2004 की जब पार्लियामेंट में इलेक्शन हुआ तो मैं लद्दाख यूनियन टेरिटरी फ्रंट के उम्मीदवार के तौर पे मैंने कंटेस्ट किया और मुझे भारी बहुमत से तकरीबन 52% वोट मुझे लेह करगिल हर जगह से हासिल हुआ और मैं पहली बार पार्लियामेंट में जाना हुआ। तो उसके बाद दोबारा फिर 2014 के इलेक्शन में मुझे दोबारा मेंबर पार्लियामेंट का ओहदा सेनेका लोगों की तरफ से मुझे ये मिला। तो ये है मेरा ब्रीफ में जो
सियासी जी, जो जिस तरह से संगठन। आपने जिस तरह से कंट्रीब्यूशन का आपने बताया, तो लोग भी इस चीज़ से वाकिफ़ है, जिस तरह से आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जिस तरह से लद्दाख के लिए काम किया। तो वही एक सवाल हम ये भी पूछना चाहेंगे, जब आप LUTF आपने रिज़ाइन दिया, तो उसके बाद जो है BJP में आपने इंट्रोड्यूस किया पार्टी को, तो वही उसके बाद जो है आप BJP से भी आपने रेजिग्नेशन लिया, तो फिर एक एपेक्स बॉडी फॉर्म करने का क्या उसमें ज़रूरत पड़ गई? देखिए, ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी फ्रंट लद्दाख में एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही पावरफुल हमारा ऑर्गेनाइजेशन बना था। अनफॉर्चुनेटली मेरे कुछ साथी जो कि हमेशा मेरे साथ संघर्ष में, पूरे संघर्ष में शामिल थे, उन्होंने फिर लद्दाख यूनियन टेरिटरी फ्रंट को छोड़कर कांग्रेस को दोबारा रिवाइव करने का फैसला किया। हम इस हक में नहीं थे, तो हमने उसको नहीं कबूला और हमने यूनियन टेरिटरी फ्रंट का जो प्लेटफॉर्म था उसको जारी रखा। लेकिन वक्त बीतते हुए हमें ये महसूस हुआ, बहुत सारी उसके बाद सियासी चेंजेस आया, तो हमने ये महसूस किया अगर यूनियन टेरिटरी का दर्जा हमें हासिल करना है तो हमें नेशनल लेवल पर किसी पार्टी के साथ हमें शमूलियत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ऊपर से नेशनल लेवल का हमें सपोर्ट ना हो तब तक ये बहुत ही मुश्किल, ये सपना पूरा होना बहुत ही मुश्किल पाया। तो सन 2010 में हमने यूनियन टेरिटरी फ्रंट को तोड़कर फिर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का में शामिल होने का फैसला किया। और ये फैसला इसलिए किया क्योंकि हम जानते थे कि अगर जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हटाने की बात हो या 300 जैसे 35 से है उसके हटाने की बात हो, ये कोई पार्टी नेशनल लेवल पर इस बारे में पॉलिसी, तो हमने काफ़ी चर्चा किया, आपस में हमने बहुत चर्चा किया कि किस पार्टी के साथ हमें जुड़ना चाहिए। तो हमने ये पाया अगर किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में या पॉलिसी में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जो कि उसके बगैर लद्दाख को यूटी का दर्जा हासिल नहीं हो सकता था, तो हमने ये पाया कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नेशनल लेवल का एक ऐसा पॉलिटिकल इदारा है जो आर्टिकल 370 को हटाने के हक में है। और शायद जब ये रास्ता खुल जाएगा तो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिल सकता है। इसको हमने ध्यान में रखते हुए हमने पार्टी ज्वाइन किया। आपको ये याद रखना होगा कि जब 2010 में हमने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत की, उस वक़्त भारतीय जनता पार्टी सत्ता से काफ़ी दूर था। वो मरकज़ी तौर पे या कुछ ही रियासत में उनका बोलबाला था, नहीं तो वो कहीं भी, हाँ, किसी के विचार में ये नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी एक दिन मरकज़ में सरकार बना लेगी या इतना मजबूती के साथ वो पार्टी मरकज़ में हुकूमत में आएगी। लेकिन हमारा किस्मत कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, 2010 के बाद पॉलिटिकल एक ऐसा बदलाव पूरे देश भर में आया जिसमें कि नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय हासिल करके सरकार बनाने का उनको हक मिला, उनको ये मिला। तो शायद उस वक़्त हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का जिस मकसद से हमने किया था, उसके बाद फिर हमारी उम्मीद और भी बढ़ गया। अब भारतीय जनता पार्टी जबकि मरकज़ में इतनी भारी बहुमत के साथ सत्ता में आया है, तो उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, उस पे अमल होगा और बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर से हमको आला खाने का रास्ता जो है वो साफ होगा। लेकिन जैसा कि जानते हैं 2014 में फिर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर मैंने लोकसभा में दोबारा आने का मुझे शर्फ हासिल हुआ। तो तकरीबन 4 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बाद भी जम्मू कश्मीर और पूरे मरकज़ में जो भारतीय जनता को जो इतनी बड़ी लोगों की बहुमत से सत्ता हासिल हुआ था, हमें ये महसूस हुआ कि वो जो प्राइमरी इनका जो मुद्दा है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, शायद उसके बारे में कोई ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हो पाया। और जिस तरह से रियासत जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने PDP के साथ, जो कि इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है, एब्रोगेशन के ख़िलाफ़ है, तो उनके साथ जब मिली-जुली सरकार बनी तो हमें ये साफ हो गया कि शायद अब ये भारतीय जनता पार्टी जो अपनी उस जो मुद्दा है उससे दूर हट रहा है। तो मैंने फिर 2018 में फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफ़ा दिया और मैंने MP के ओहदे से भी मैंने भी इस्तीफ़ा दिया। लेकिन फॉर्चुनेटली जब दोबारा 2019 में इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में
भारतीय जनता पार्टी पहले से भी ज़्यादा मजबूती के साथ फिर बरकस में सरकार में आया, और उसके बाद जो कुछ हुआ आप अच्छी तरह जानते हैं। और हमें खुशी है कि आज लद्दाख को कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी का दर्जा हासिल हुआ है, और हमको शायद ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में लद्दाख का जो जिस लोगों की जिस मंशा के साथ हम लोगों ने लद्दाख को एक तरह से खुद मुख्तारी का ये हमने ये किया था, कोशिश किया था, तो उसका लाभ लोगों को मिलना हासिल होगा, लद्दाख को मिलना हासिल होगा। जिस तरह से हमारा एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था लद्दाख के लिए यूटी, तो वो यूटी जो है वो हमें मिला है लद्दाख के लिए, हम कश्मीर के उससे अलग हुए हैं। तो उसी बात पे जैसे अभी लोग फिर एक दौर शुरू हो गया जिसमें आप सेफ गार्ड पूछ रहे थे, तो उसमें कभी कहीं ना कहीं क्या हम ये कहें कि यूटी जो है वो एक इमेच्योर डिमांड हमें मिला है, तो उस पर लोगों का अभी बहुत बड़ा इसमें कन्फ्यूजन है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? जी, एक बार फिर जब यूटी बनने के बाद 1 साल तक हम लोगों ने ये देखा कि लोगों की जो एस्पायरेशंस के हिसाब से लद्दाख के लिए हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहते थे वो अभी तक नहीं हासिल हो पा रहा है। और जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप यूटी लद्दाख में बना, उसमें ज़्यादा इसके बारे में कोई दिलचस्पी नहीं आ रहा है। तो फिर एक बार फिर दोबारा लद्दाख के लोगों ने, हम सब ने, काफ़ी लोगों ने आपस में बैठकर चर्चा किया, और फिर हम लोगों ने ये तय पाया है कि महज यूटी हासिल करने के बाद हमारी जो पूरी तरह से जो हम चाहते थे वो हमारा मांग पूरा नहीं होता है। तो हमें यूटी के साथ साथ जिस तरह के 370 और 35A के तहत लद्दाख के लोगों को एक सुरक्षा, संविधानिक सुरक्षा हमें मिला था, तो उसका होना बहुत ज़रूरी हम लोगों ने महसूस किया। तो उसके लेके फिर हमने एक एपेक्स बॉडी, जिसमें हमें जो पूरा मेरे साथ जो पहले संघर्ष में 89 के संघर्ष में लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, उन लीडर के साथ साथ आपस में मशवरा करने के बाद हिज एमिनेंस ठीक से कुशोक रिम्पोछे जी की क़यादत में हम लोग ने एक वेटरन लीडर्स ने एक एपेक्स बॉडी हमने यहाँ पर बनाया, जो कि लद्दाख को यूटी के साथ साथ 6 शेड्यूल के तहत जिस तरह की संवैधानिक सुरक्षा लद्दाख की जो ज़मीन को लेके है, लद्दाख की इन्वायरमेंट को लेके है, कल्चर और ट्रेडिशन को लेके है, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें लद्दाख को इस तरह का संवैधानिक सुरक्षा होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि लद्दाख जो है एक बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट इलाका है, और लद्दाख की 97% पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब होने के नाते हम लोगों ने ये महसूस किया, जो एक भारत के संविधान में 6 शेड्यूल के तौर पर ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक को कायम रखने के लिए, और उनकी जो कल्चर है, ज़ुबान है, ज़मीन के यूज़ ऑफ लैंड है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, इन्वायरमेंट है, उनकी सुरक्षा के लिए जो प्रावधान 6 शेड्यूल में है वो लद्दाख को मिलना बहुत ज़रूरी है। इसको लेके फिर हम लोग ने लद्दाख पीपुल्स मूवमेंट फॉर 6 कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके हम लोगों ने मुहिम चलाया, और जिसके नतीजे के तौर पे आप जानते हैं कि हम लोगों ने काफ़ी फिर एक बार फिर लद्दाख के लोगों को इकट्ठा करके इस मुद्दे को उठाने के लिए हमने एक मुहिम चलाया, और उसके नतीजे के तौर पर जब लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के 6ठी जो काउंसिल है उसको तश्कील देने के लिए जो चुनाव होने वाला था, उस चुनाव को हमने बॉयकॉट करने का फैसला किया था। और उसके नतीजे के तौर पर केंद्र सरकार ने, विशेष तौर से जो हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने, फिर मौके की नज़ाकत को समझते हैं और जिस तरह का माहौल लद्दाख में बना था, एक तो चीन की तरफ से यहाँ पर खतरा था, दूसरा लद्दाख जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्र में अगर इस तरह का माहौल बनता है तो शायद वो देश की सुरक्षा के लिए भी इसका असर हो सकता। तो उन्होंने रियलाइज़ करते हुए बहुत ही जल्दी एपेक्स बॉडी के एक नुमाइंदा को लद्दाख से दिल्ली के लिए बुलाया उन्होंने, और उस मीटिंग में उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हम लद्दाख को पूरी तरह से संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो कुछ भी कदम उठाना पड़े वो उठाएंगे। तो इस उम्मीद पर फिर हम लोगों ने फिर जो इलेक्शन बॉयकॉट का कॉल था उसको हमने वापस लिया था, और बहुत स्मूथली लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का जो इलेक्शन है वो कंडक्ट हुआ, और जो 6ठी हिल काउंसिल जो अभी काम कर रही है तो उसका तश्कील हुआ। तो इसके बाद भी फिर हम लोगों ने
जो हमारे 6 शेड्यूल के तहत या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की मांग की, उसको चलने के लिए दूसरे दौर का बातचीत भी इस दौरान फिर होम मिनिस्टर की क़यादत में दिल्ली में हुआ। उसमें फिर डिटेल में चर्चा होने के बाद ये तय पाया कि इसको तय पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए एक कमेटी की तश्कील दी गई, जिसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम श्री कृष्णा रेड्डी जी की क़यादत में एक कमेटी बनी। और उस कमेटी में हमने तकरीबन 17 नुमाइंदों पर मुश्तमिल लद्दाख की तरफ से एक एपेक्स बॉडी की तरफ से एक हमने पैनल उनको सजेस्ट किया, और जिसमें सरकार की तरफ से वो होम मिनिस्टर के ऑफिशियल होंगे, जिसमें यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे भी होंगे, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेह और करगिल के नुमाइंदा भी होंगे, और साथ ही साथ लद्दाख ऑटोनोमस हिल काउंसिल लेह करगिल के जो चेयरमैन है उसके साथ और उनके रिप्रेजेंटेटिव उस कमेटी में शामिल होंगे। तो हम अब तीसरे दौर की बातचीत के लिए हम इंतज़ार में हैं। और इस दौरान एपेक्स बॉडी की तरफ से हम लोगों ने एक वकील टीम ऑफ वकील एडवोकेट्स हमने दिल्ली में उनको बनाया, और जो ड्राफ्ट हम चाहते थे इस 6 शेड्यूल के तहत किस तरह का सुरक्षा हमें मिले, तो उसके लिए एक ड्राफ्ट प्रपोजल हम बना रहे हैं। वो तकरीबन अभी ड्राफ्ट प्रपोजल बन चुका है। अब हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी होम मिनिस्ट्री की तरफ से हमें दावत मिलेगा और आगे की बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। और होम मिनिस्टर साहब ने जैसे हमें एश्योरेंस दिया है कि शायद 2 महीने के अंदर, उन्होंने कहा है कि 2 महीने के अंदर हम इसको बाय तकमील तक पहुंचाएंगे, उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी बातचीत का दौर दोबारा शामिल होगा और हमारी ये मांग पूरी होगी। जी, जिस तरह से मेन ऑब्जेक्टिव जो है एपेक्स बॉडी का 6 शेड्यूल था, जिसे आप होम मिनिस्ट्री से वहाँ मिलने गए, तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बात की। तो कहीं ना कहीं मानना ये भी है लोगों का कि आप मुद्दे से थोड़ा भटक गए हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ज़रूर ये लगा हमें, जो बातचीत का दौर अब तक चल रहा था उसमें हमें ये महसूस हुआ कि सरकार को 6 शेड्यूल के नाम पर इस तरह का सुरक्षा देने में कुछ उनको दिक्कत है, और शायद कुछ जायज़ दिक्कत भी हो सकती है उनकी। तो हम लोगों ने 6 शेड्यूल का मुद्दा छोड़ा नहीं, उससे हम भटक नहीं रहे हैं, उसको छोड़ा नहीं, 6 शेड्यूल को भी रखा है। लेकिन साथ ही साथ हमने ये ऑप्शन भी हम देख रहे हैं कि जैसा कि होम मिनिस्टर ने खुद हमें ये कहा कि जो 6 शेड्यूल में जिस तरह के सेफगार्ड हम चाहते हैं वो तो आपको देंगे ही देंगे। उसके अलावा और जो लद्दाख के खास विशेष जो हमारी जोग्राफी है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, या हमारी जिस तरह की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, उसको देखते हुए और भी सुरक्षा, संविधानिक सुरक्षा चाहिए, तो वो भी हम देने के लिए तैयार है। लेकिन हो सकता है 6 शेड्यूल के नाम पे वो ना माने, लेकिन हम तो उस पर जोर देते रहेंगे। तो हमें बाद में तय करना है, जो बातचीत का दौर सिलसिला शुरू होगा उसमें हमें पता लगेगा कि उनकी मंशा क्या है, वो हमें क्या ऑफ़र करना चाहते हैं। तो उसको देख के हम फिर दोबारा आपस में बैठ के हम चर्चा कर सकते हैं। अगर हमें ये पूरा ये यकीन हो जाए जो 6 शेड्यूल में जो संवैधानिक सुरक्षा हम चाहते हैं वो मुकम्मल तौर पे हमें मिले, और उसके साथ ही साथ और भी जो हम संवैधानिक सुरक्षा था वो भी मिले, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए अगर वो मिलता है तो 6 शेड्यूल के बराबर ही होगा, उसमें कोई अलग नहीं होगा। सिर्फ उसमें फ़र्क इतना है कि 6 शेड्यूल जो है एक एक्सक्लूसिव शेड्यूल ट्राइब के लिए एक सुरक्षा का एक प्रावधान भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन अगर 6 शेड्यूल नाम से ना होकर अगर वही सारा सुरक्षा प्लस और भी सुरक्षा हमें मिलता है, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिलता है, तो उसके बारे में भी हमें सोचना होगा। वो हम बाद में डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। जी, जिस तरह आप कारगिल की बात करें, वो बिल्कुल भी इस जब एपेक्स बॉडी की बात चल रही थी तो उनका कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं दिखाई नहीं था। उनका एक अलग से डिमांड है स्टेटहुड का, और जहाँ यहाँ हम पूरे लद्दाख के लिए 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहे कि कैसा कोऑर्डिनेशन रहेगा लेह और कारगिल का इस बीच में? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश की करगिल को साथ लेके चलने के लिए, और इसीलिए हमने जब पहली राउंड का बातचीत जो हुआ उसमें तो सेलेक्टिव सिर्फ हमारे 3 जो हमारे एपेक्स बॉडी के नुमाइंदा था उनको बुलाया गया, और बहुत जल्दी में बुलाया गया, तो करगिल के साथ हमें मशवरा करने का मौका नहीं मिला। लेकिन जो अगले दौर की बातचीत थी उसमें उस वक्त हमने पहली दौर की बातचीत के दौरान ही होम मिनिस्टर और केंद्रीय गृह मंत्रालय को ये बताया था कि आगे की जो मीटिंग्स होगी उसमें करगिल के नुमाइंदा भी शामिल होना चाहिए, अब उनको भी साथ लाएंगे। और जब दूसरी
भी दौर का बातचीत का हमें न्योता मिला तो हमने करगिल के साथ अप्रोच किया। ना सिर्फ अप्रोच किया, हम खुद करगिल गए, पूरा एक एपेक्स बॉडी का टीम करगिल गया और करगिल अलायंस के जो वहाँ पर नुमाइंदा थे उनके साथ डिटेल में हमने बातचीत की। जैसा कि आपने खुद कहा कि करगिल का मुद्दा स्टेटहुड का है, वो चाहते हैं लद्दाख को फुल स्टेटहुड मिले, और उस मुद्दे से वो नीचे आने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन हम चाहते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड का मुद्दा है वो आगे जारी रहे। तो हम लोग करगिल के लोगों के साथ आपस में बैठ के हमने एक कंप्रोमाइज़ फार्मूला जैसा किया, जिसमें करगिल के लोगों ने हमें ये आश्वासन दिया कि लद्दाख यूटी और लद्दाख के लोगों के हित में उनके फ़ायदे के लिए कोई भी सरकार की तरफ से निर्णय लिया जाता है, फैसला लिया जाता है, तो उसमें वो दखल नहीं देंगे, उसका अपोज नहीं करेंगे। और साथ ही साथ अगर इस मुद्दे को हासिल करने के लिए हमें जिद्दोजहद करना पड़ा, हमें दोबारा एक इस तरह का आंदोलन चलाना पड़ा, तो करगिल के लोग भी पूरी तरह से शामिल होंगे, हमें साथ देंगे। लेकिन उनका जो मुद्दा स्टेटहुड का था वो उस पर अड़े रहेंगे। तो इसको लेके फिर हम लोगों ने बातचीत की। हालांकि दूसरे दौर की बातचीत में हमने होम मिनिस्टर साहब से भी कहा, उनसे गुजारिश की करगिल के लोगों को बुला लिया जाए। तो उन्होंने कहा करगिल का जो क्योंकि मुद्दा अलग है तो वो अलग से उन्होंने शायद कोई नुमाइंदा उस दौरान में करगिल भेजा भी था। तो हम करगिल के लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ हम अलग से बातचीत करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो भी लद्दाख नुमाइंदे के साथ, लेह के नुमाइंदे के साथ आखिरी नतीजे पर पहुंचने से लद्दाख के फ़ायदे के लिए जिसमें नुकसान ना हो, तो उसमें करगिल के लोगों को एतराज़ नहीं होगा। हाँ, ये दूसरी बात है कि वो अपने स्टेटहुड के मुद्दे पर कायम रहे। और लद्दाख के लोग भी, हम भी चाहते हैं कि लद्दाख को यूटी विद लेजिस्लेचर मिले या स्टेटहुड का दर्जा मिले तो वो और भी अच्छा है। लेकिन अगर उसमें कोई दिक्कत हो, लॉन्ग टर्म तक इसको लटकाए रखने के बजाय हमें इमीडिएट जो हमें चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, वो ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो उसके लिए हम फिर सरकार के साथ बातचीत करके अगर हमारी तसली बख्श हमें कोई इसका ये हल मिला तो हम उसको कबूल करेंगे। जी, तो रही बात लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की, हम बात करें, कहीं ना कहीं अफवाह ये भी चल रही थी कि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन जो है कहीं कमज़ोर पड़ गया बीच में, तो आपका जिससे इलेक्ट होना, या ये बात पे बिल्कुल ही ये मानना नहीं है कि आप जिस तरह आप बताएंगे आपका री इलेक्ट होना प्रेसिडेंट में, उस पर क्या लोगों का एक मैसेज जाना चाहिए? देखिए, ये तो लोगों के सामने है। जो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, आज़ादी से पहले से ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है और ये लद्दाख बुद्धिस्ट का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का रोल है लद्दाख में बुद्धिस्ट जो इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड करना, उसके लिए जिद्दोजहद करना। तो मेरे ख्याल से जब से ये ऑर्गेनाइजेशन बना है तब से जितने भी ओहदेदार यहाँ आए हैं उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है उसको हासिल करने में। जिस तरह के भी काम करना पड़े, चलाना पड़े, वो चलाते आ रहे। हो सकता कुछ दौर में थोड़ा बहुत इसमें कमी पेशी रही हो, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि इस दौरान बिल्कुल ये डिफंक्ट हो गया था। ये काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन सजीव तौर पर कार्यरत था और अच्छा काम करते रहे हैं। अब मेरे दोबारा यहाँ चुने जाने की जहाँ तक बात है, उसमें शायद जो लद्दाख में जिस तरह का माहौल अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं और जिस तरह से यूटी बनने के बाद लद्दाख में जिस तरह का एक सियासी तब्दीली आया हुआ, ये एक बदलता हुआ एक बहुत ये एक माहौल है। तो इसमें शायद महसूस किया है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस को लेके शायद लोगों ने ये महसूस किया कि अगर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के ज़रिए, जो कि लद्दाख के बुद्धिस्ट का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें अगर मैं आता हूँ तो शायद इससे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की जो जिद्दोजहद है उसमें भी बल मिलेगा। और शायद उन्होंने मेरे से थोड़ा ज़्यादा उम्मीद रखा है, तो मुझे फिर यहाँ पर आना पड़ा। मैं खुद तो इसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं रखता था, लेकिन इस माहौल को देखते हुए और लोगों की जो इच्छा है उसको कदर करते हुए फिर मैंने बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पर ये ओहदा पे रहने का मैंने माना है। जिस तरह से आप लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दोबारा इलेक्ट हुए, लोग काफ़ी इस चीज़ से खुश थे, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे इस चीज़ के। तो हम आगे जानना चाहेंगे आपका मेन ऑब्जेक्टिव आगे क्या रहेगा? देखिए, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का जैसे मैंने बताया, इसमें अभी
पहले भी एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा था। अभी ये पहला इलेक्शन है जो कि नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये इलेक्शन हुआ है और बहुत स्मूथ तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से ये इलेक्शन अमल में आया है। तो मेरे ऊपर सबसे बड़ा जिम्मेदारी यही है जो उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रखा आपके काफ़ी विस्तार में है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का रुतबा है उसको न सिर्फ लद्दाख में बल्कि पूरे देश में और इंटरनेशनल लेवल तक लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का जो रोल है वो अब लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन को आगे बढ़ाने के लिए और पूरे दुनिया में जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज हो और जितने भी बौद्ध मत के रहने वाले हो पूरे ही हमारे देश के अंदर और बाहर से भी, उनके साथ एक तालमेल कायम करके बुद्धिस्ट इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए काम करें। और जिस तरह का एक माहौल अभी हिंदुस्तान में, पूरे भारत में चल रहा है, उनमें हम देखते हैं कि माइनॉरिटीज़ के लिए थोड़ा खतरा है। एक तरह से इस तरह से हुआ है कि कुछ संगठन जो है उसको इस जो एक अभी तक का जो भारत का एक हमें मिसाल रहा है, एक सेक्युलर कंट्री है, हर धर्म को मानने का जो है, उसमें थोड़ा सा खलाल इस वजह से आ रहा है। कुछ जो संगठन है वो काफ़ी रुद्र रूप से जो है वो अपने धर्म के प्रचार में या उनकी जो सोच है उसको यानी कि ज़्यादा तरजीह देने के उस तरह की का भी एक माहौल चल रहा है। तो उसमें फिर ये ज़रूरी हो जाता है जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाले जितने अक़लियत तबके के लोग हैं, माइनॉरिटी जो है, उनको भी आपस में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। और जो अपनी जो सुरक्षा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के संविधान ने हमें जो सुरक्षा दी है, उसको यकीनी बनाने के लिए शायद मिलजुल के भी एफर्ट करना पड़े। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि इस सियासी माहौल में थोड़ा ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको आगे बढ़ाने के लिए हम अपनी संगठन की तरफ से और लद्दाख के लोगों की तरफ से जो कुछ हम कर सकते हैं फिर उसको भी साथ में हम लेकर चलने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, आपके कीमती वक्त में से टाइम निकालने के लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। तो आपने हमारा एक यही एफर्ट था, वैसे तो इनको कौन जानता नहीं है, इनके बारे में सब छोटे से लेके बड़े तक इनके कंट्रीब्यूशन को सभी जानते हैं, फिर भी हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि हमारे माध्यम से इनकी कंट्रीब्यूशन को दोबारा एक बार फिर से लोगों तक लाए। तो उसी के साथ निसार हुसैन और रिक्जिन वैंगमो, JK24/7 के लिए लेह लद्दाख से।